फर्स्ट है लेकिन सेकंड फॉल्स है, तो बोथ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 23। आप मिडिल स्कूल टीचर, मिडिल स्कूल वही मतलब 6th to 8th वाली स्थिति होगी। बताइए कौन सी एक बात सही है, फटाफट से बताइएगा। सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। देखिए, आप मिडिल स्कूल टीचर यानी माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को शुड पॉइंट आउट द एरर। पॉइंट आउट नहीं करना होता है एरर को, उनको मौका देना होता है और फिर तरीके से समझना होता है। पॉइंट आउट का मतलब हो गया आप सीधा किसी पे उंगली ही उठा रहे हैं, वही वाली बात है। अपेयरिंग में मेरा लास्ट सीटेट क्लियर था, डीएलएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, सीटेट की फॉर्म भरने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है औरंगजेब, चलेगा। डेट थोड़ी चेक करेंगे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आया था, बताओ। सेकेंड ईयर में थे ना, बात खत्म। टेल अबाउट द एरर द लर्नर हैज मेड टू द एंटायर क्लास टू ह्यूमिलिएट हर। बच्चे का मजाक उड़ाओ सबके सामने, खराब बात है। सी ऑप्शन है गिव लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज टू आइडेंटिफाई देयर ओन एरर्स एंड वर्क अपॉन देम। यानी विद्यार्थियों को मौके मुहैया करवाने चाहिए जिससे वो अपनी त्रुटियों की पहचान स्वयं कर सकें। बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन क्या कहता है, देखिएगा, डी ऑप्शन कहता है शेम द लर्नर्स, उनको शर्मिंदा कर दो गलती करने पे। भाई गलती सबसे होती है, जो भी सीखता है उससे गलती हो सकती है, इसमें शर्म की क्या बात है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। ये क्या कहता है, ये कहता है शुड कंपटीशन बी यूज्ड एज अ मोटिवेटर टू एनहेंस लर्निंग। यानी प्रतिस्पर्धा को मोटिवेटर की तरह यूज करो। ये बहुत ही सस्ती बात हो जाएगी, अपने आप में हल्की बात हो जाएगी, इस बात में कोई दम नहीं है। अगर कोई कंपटीशन को देख के मोटिवेट होता भी है तो मोटिवेट होने के लिए कंपटीशन सेंटर नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत मोटिवेशन अगर किसी को मिल भी रहा है तो वो हमारी समाज की इस तरह की कंडीशनिंग है, और ये मोटिवेट करने का एकमात्र तरीका नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, है ना। और कई बार कुछ ही बच्चे होंगे जो मोटिवेट होते होंगे कंपटीशन को देख के। बहुत सारे बच्चे या तो अपने आप को पीछे मान लेते हैं या वो कॉम्पीट करना ही छोड़ देते हैं कि मैं तो पीछे ही हूं। तो कंपटीशन जो है वो अच्छा तरीका मोटिवेशन का नहीं है, ऊपर से एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा ये। तो यस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नो ठीक है, यस तो हो ही नहीं सकता, जहां जहां यस है तो बी या डी ही सही होगा। इट क्रिएट्स अ नेगेटिव ईथॉस इन क्लासरूम थ्रू अननेसेसरी सोशल कंपैरिजंस बेस्ड ऑन एबिलिटी। यानी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा को अधिगम को बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलेगा। माहौल जो है, ईथॉस जो है, एनर्जी जो है वो नेगेटिव क्रिएट होगी। क्षमता के आधार पे अनावश्यक सामाजिक तुलना हो जाएगी। फलाने की बेटी को देखो, ढिकाने के बेटे को देखो, ये करो वो करो, ये ओवर हो जाएगा। इससे आपकी असली जो ओरिजिनलिटी है वो डिसरप्ट हो जाएगी। बात तो सही है। फिर भी डी ऑप्शन देख लेते हैं। नो इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड। ये तो और खतरनाक बात कह दी इन्होंने। कंपैरिजन किसी के लिए यूज नहीं करना, बच्चों को खुद से कंपेयर करना है, लोगों से नहीं। बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मेटाकॉग्निटिव कैपेबिलिटीज। मेटाकॉग्निटिव कैपेबिलिटीज यानी निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है। परासंज्ञानात्मक, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस। आपने कुछ किया तो उस पर आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो स्टेप्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट, तो इसमें तो कॉग्निटिव एबिलिटीज लगती हैं जब आप स्टेप प्लान कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ओन स्ट्रेटजीज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कि आपने जिन तरीकों से सॉल्व किया या जो स्ट्रेटजी बनाई थी उस पर आप रिफ्लेक्ट करें कि यार कुछ गलती तो नहीं है इस चीज में, इसको और कैसे बेहतर बनाऊं। ये बात सही है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग हो जाएगा यहाँ, कि जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉग्निटिव एबिलिटीज लगाई होंगी, थिंकिंग एबिलिटीज लगाई होंगी किसी समस्या के समाधान में, अब उसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, इस थिंकिंग के बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो ये मेटाकॉग्निशन है, परासंज्ञान है। रिपीटिंग द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर, रिकॉल करना, ये अपने आप में नेगेटिव है, तो सिर्फ बी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर, देखिएगा क्या कहता है ये कहता है टीचर्स मस्ट बिल्ड स्टूडेंट्स कैपेसिटीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दें, यानी वो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अलग अलग जगह जहां पे भी आप काम करते हैं वहां पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे तो बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, उसको समस्या समाधान करता होना चाहिए। यदि आप क्वेश्चनिंग ही डिस्करेज करेंगे कि वो क्वेश्चन पूछना, पूछताछ को आपने हतोत्साहित कर दिया, तो बच्चा फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा जब क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चनिंग से ही तो हमें अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं, हमारी थिंकिंग प्रोसेस बेहतर होती है। बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। हम एसी ऑफ कर देते हैं, निशा को ठंड लग गई होगी।
क्वेश्चन नंबर बी देखिए, प्रोहिबिटिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। ये भी नेगेटिव है कि आप एनालॉजी के यूज को प्रोहिबिट करें, आपको प्रमोट करना है। एनालॉजी का मतलब होता है आप एक समानताएं बताएं किसी चीज में, तो इससे भी हेल्प मिलती है कि उसने वो प्रॉब्लम 10 साल पहले ऐसे सॉल्व की थी, इसमें भी ये कुछ कॉमन चीजें उसका यूज कर सकते हो, ये एनालॉजी है। फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग ऑल द सॉल्यूशंस टू अवॉइड चैलेंजेस। अगर आप ही बच्चे को पहले से ही चैलेंजेस परोस देंगे तो वो अपना दिमाग लगाएगा ही नहीं, कहां से प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा, और आप तो हमेशा रहेंगे नहीं। ये वही माँ बाप हैं जो बच्चों को बैसाखियां दे देते हैं कि तुमको चलना सीखना ही नहीं है, तुम तो ये हम स्कैप फोल्डिंग छोड़ दो, हम दे रहे हैं टेम्परेरी परमानेंट हेल्प कि हम हैं, तुम तो बच्चे ही रहोगे हमेशा, तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्या जरूरत। तो ये भी नेगेटिव है। प्रमोटिंग आर्टिकुलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, यानी विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के लिए सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करेंगे आप, बढ़ावा देंगे आप, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा एक बार। इन अ क्लासरूम बिल्ट ऑन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में, सामाजिक रचनावादी यानी बच्चे ग्रुप में सीख रहे होंगे, वाइगॉस्की को याद कर लिया करो। पैसिवली तो कभी नहीं, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ही कंस्ट्रक्शन है, एक्टिव होना है, पैसिव तो नहीं होंगे। मटेरियल सिर्फ डिस्प्ले के लिए होगा नहीं भैया, बच्चे को एक्टिव रखना पड़ेगा, जहां बच्चा एक्टिव नहीं है वो किसी काम का नहीं है कंस्ट्रक्टिविज्म में। सीटिंग अरेंजमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी, हाँ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और बच्चा एक्टिव है, लचीलापन है। डी ऑप्शन, असेसमेंट इज अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी फ्रॉम लर्निंग, नहीं, इंक्लूडेड होना चाहिए, आकलन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही हिस्सा होना चाहिए, ना कि अलग से असेसमेंट टेस्ट का डर बच्चे में भय नहीं पैदा कर रहे हैं। रचनात्मक आकलन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा और फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात होगी रचनात्मक आकलन की, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, 2 और क्वेश्चन है इसके बाद, फिर आप फ्री हैं, अपने घर जा सकते हैं आप, या अपने घर आप पहले से ही हैं। जिशान शेख, ठीक है जी, बहुत बढ़िया यार। आज तो आप, क्योंकि हमारी क्लास वैसे भी हम लोग लेट तक चलती है, 10:30 पौने 11 बजे जाते हैं, कई लोगों के 10 बजे के बाद तो सोने का समय हो जाता है लोगों का, और आप पूरी 30,000 की संख्या में बने हुए हैं, कमाल कर दिया आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड एनहेंस मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो वो अर्थपूर्ण अधिगम को, अर्थपूर्ण क्या होगा, जो जीवन से जुड़ा हुआ हो, जिसका कोई मीनिंग हो। एंड एनकरेज लर्नर्स टू टेक चैलेंजिंग टास्क, यानी जो मुश्किल टास्क हैं, जिनमें चैलेंजिंग आपको फील हो रहा हो, जिनमें चुनौतियां महसूस हो रही हो, उन टास्क को करना और मीनिंगफुल लर्निंग कर पाना। ये किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है टीचर्स पॉजिटिव बिलीव्स इन द एबिलिटी ऑफ लर्नर्स, यानी शिक्षक का ये मानना है कि बच्चों की क्षमताओं में आप पॉजिटिवली बिलीव करते हैं कि यार तुम कर सकते हो। बिल्कुल, जो टीचर्स के बिलीव्स हैं वो बिल्कुल लर्निंग को प्रभावित करते हैं, याद रखिएगा। हाईली कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, नेगेटिव है, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना। ऐसा एनवायरमेंट जहां शेम, बच्चों को शर्मिंदा करें परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तुम्हारे इतने % आए हैं, डर पैदा करें उनमें, नहीं। ऑफर मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स, ये भी नहीं। तो एक ही पॉजिटिव है जहां बच्चा एक्टिव होगा कि टीचर का जो है वो पॉजिटिव विश्वास है बच्चों की क्षमताओं में कि तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, हल्का सा क्वेश्चन है तो लड्डू क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इमोशन वुड डिस्करेज स्टूडेंट्स फ्रॉम लर्निंग, यानी कौन सा संवेग, कौन सा इमोशन जो है वो हतोत्साहित करेगा बच्चों के सीखने को, बताइएगा फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, सिंपल है ये, देखिएगा एक बार। अगर हम बात करें कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा, यानी बढ़ावा नहीं देगा इमोशंस आपके। अगर आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, तो आप करेंगे यार, अच्छा काम करेंगे, जॉय, अगर आप आनंद लेते हैं किसी काम को करने में या आनंदित हैं अंदर से, उम्मीद अगर आपको है, होप है, बोर्डम अगर है, तो फिर आप मेहनत ही नहीं करेंगे। बोरियत से लर्निंग प्रभावित नहीं होती, सो जाते हैं लोग क्लासरूम में, मजा नहीं आता उनको, ठीक, इंटरेस्ट पैदा हुआ रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आज के लिए आखिरी सवाल है ये, आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो बता दीजिएगा। इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, यानी यदि बच्चे आपकी कक्षा में, आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, देन यू विल, क्या करेंगे आप एज अ टीचर? यदि बच्चे आपकी कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनको मजा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो सीखेंगे नहीं। अदरवाइज ये सारी चीजें किताबों में लिखी हुई हैं, आप वहां से पढ़ लेते, क्या जरूरत थी इतनी रात को हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंटरेस्ट बन पा रहा है। और टीचर का ये बहुत बड़ा काम है कि वो इंटरेस्ट पैदा करने दे, सीखने में, सीख जाएंगे फिर बच्चे। देखिएगा मैम, अभी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपसे पढ़कर लास्ट ईयर सीटेट में फर्स्ट 106, सेकंड में 82, आई मैं एससी कैटेगरी से हूँ, क्या मैं केवीएस टीजीटी के लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल भावना, आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। आप एससी कैटेगरी से यदि हैं 82 पे, कोई दिक्कत नहीं है, और फर्स्ट पार्ट में 106 हैं ही आपके,
बिल्कुल दोनों के लिए एलिजिबल हो गए आप। बताइएगा एक बार, यदि छात्र इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो कैसे इंटरेस्ट पैदा करेंगे? इग्नोर कर देंगे उनको और पढ़ाते रहेंगे, तो भैया वो बच्चों का तो भला हो ही नहीं पाया। फिर लीव द क्लास एंड कंप्लेन टू देयर पेरेंट्स, ये भागने वाली बात हो गई, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है। पनिश करेंगे, दंड तो देना ही नहीं है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कर रहा है, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, नो मुर्गा बनाना, नो मुर्गी बनाना। रिफ्लेक्ट अपॉन योर टीचिंग मेथड्स एंड विल ट्राई ऑल्टरनेटिव मेथड्स, यानी आप जो पढ़ा रहे हैं, जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रकाश डालेंगे और वैकल्पिक तरीकों का प्रयोग करेंगे। पढ़ाने का कोई एक तरीका तो है नहीं, आप इतने सारे टीचर्स हैं, किसी को किसी समझ में आता है, किसी को किसी समझ में आता है, क्या है? ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ टीचिंग है। दूसरा, अपने ही मेथड पे रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रकाश डालेंगे कि यार कहीं मेरे मेथड में कोई कमी तो नहीं जिसकी वजह से इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा, बच्चों को बोर हो रहे हैं, मैं क्या चेंज कर सकता हूं या कर सकती हूं? ज्यादा पिक्चर्स का यूज करूं, ज्यादा एक्टिविटीज कराऊं, बच्चों के साथ हंसी मजाक करूं, उनका इंटरेस्ट पैदा करूं उस टॉपिक पे, क्या? तो ये हुआ रिफ्लेक्ट करना। आप हमेशा अपने अंदर कमियां निकालते हैं, ना कि बच्चों में या दुनिया में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।